इतिहास पढ़ते समय हम दो चीजें देखते हैं, बदलते वक्त में क्या बदला और क्या चलता रहा। अंग्रेजी में इसे ही चेंज और कंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे हम आजाद हुए तो एक कॉलोनी से एक लोकतांत्रिक देश बन गए, लेकिन सरकार की प्रणाली वही रही, सिस्टम वही रहा जो अंग्रेजों के जमाने से चला रहा था। एक पार्लियामेंट होगी, एक सरकार होगी, उसका एक पीएम होगा। अब आपने इस साल के इलेक्शंस को अच्छे से देख लिया होगा। इस साल के लोकसभा इलेक्शन जब हुए तो बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। हाल ही में शपथ के बाद जो नए मंत्री बने हैं उनके बारे में भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 77 सालों की आज़ादी के बाद भी, कुल 17 चुनावों के बाद भी हमारे देश की पॉलिटिक्स का बेस अभी तक नहीं बदला है। यह आपको तब पता चलेगा जब आप हमारे देश की पहली कैबिनेट और इस साल जो हमारी सरकार के मिनिस्टर बने हैं, जो कैबिनेट बनी है, उन्हें ध्यान से देखेंगे। तो आज हम नजर डालेंगे हमारे देश की पहली कैबिनेट जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, वो कैसी थी, और अभी इस चुनाव के बाद जो कैबिनेट बनी है पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, वो उस पहली कैबिनेट से कितनी अलग है, कितने तरीकों से अलग है। तो देखते हैं सरकार के मंत्रियों को सिलेक्ट करने के प्रोसेस से लेकर अभी तक क्या बदला है और क्या ऐसा है जो अभी तक 77 सालों में वैसा का वैसा है। तो वीडियो को इन तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हमारे देश की पहली सरकार की कैबिनेट में पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार पटेल। ये वो सरकार थी जो देश की आज़ादी के बाद देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली थी। ये वो दौर था जब धर्म के नाम पर देश का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया था। माहौल तनाव भरा था, धार्मिक उन्माद अपने चरम पर था। हिंदू, मुस्लिम और सिख सबसे ज्यादा परेशान थे। विभाजन की हिंसा में इनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरी दुनिया कह रही थी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी विविधता वाला देश बस कुछ ही सालों का मेहमान है, फिर इसके एक नहीं कई टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस मंत्रिमंडल को कुछ ऐसे बनाया गया कि इसमें सभी धर्मों और ज्यादातर सभी राज्यों के लोगों को शामिल किया जाए। इसीलिए नेहरू के इस मंत्रिमंडल में आपको हिंदू तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ मुस्लिम भी मिलेंगे। सिखों के रिप्रेजेंटेशन के लिए सरदार बलदेव सिंह थे, मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई को जगह दी गई थी। ठीक ऐसे ही पारसी कम्युनिटी, जिसका नंबर हमारे देश में बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए CH भाभा को चुना गया था और डॉक्टर जॉन मथाई को अपने कैबिनेट में जगह देकर ईसाई धर्म को कैबिनेट से जोड़ा गया था। इस तरह से कैबिनेट को ऐसा बनाया गया ताकि सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। एक तरह से कहा जाए तो मंत्री बनाए जाने का जो मेन बेस था वो रिलीजन या धर्म था। वो इसलिए भी किया गया ताकि जब चुनाव हो तो सबको लगे कि हमारे धर्म की बात करने वाला कोई मंत्री है कैबिनेट में। अब इस बार की यानी 2024 की कैबिनेट को देखिए, जो मंत्रिमंडल बना है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन इसी कैबिनेट में 28 जनरल, 27 OBC, 10 SC और 5 ST कम्युनिटी के मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह से राजपूत, ब्राह्मण सबको जगह दी गई है। इसकी वजह यह है कि आज सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है। आज़ादी के टाइम पर जहां धर्म बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, वहीं अब चुनाव में जातीय समीकरण इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए सरकार जब बनती है तो मंत्रालयों में भी आप देखेंगे कि सभी कास्ट को जगह देने की कोशिश की जाती है। इस कैबिनेट में लगभग हर ग्रुप को जोड़ने की कोशिश की गई है। जैसे बीजेपी का OBC चेहरा रहे BL वर्मा को मंत्री पद दिया गया है, वो लोध जाति से आते हैं और दूसरी बार मोदी की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। ठीक ऐसे ही पंकज चौधरी को मंत्री बनाया गया है, वो कुर्मी जाति के हैं। क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करने के लिए राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को शामिल किया गया है। इसके साथ दो ऐसे मंत्री हैं जो जाट और सिख कम्युनिटी से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में इस बात का ध्यान नहीं रखा था कि जातियों का रिप्रेजेंटेशन भी हो। अगर एग्जाम्पल के लिए देखना है तो डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने जगह दी थी जो उनकी पार्टी से आते भी नहीं थे, लेकिन दलितों के बड़े नेता थे। फिर भी तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बावजूद नेहरू के कैबिनेट में एक चीज मिस हो गई थी, उनके कैबिनेट में कोई भी OBC कैंडिडेट नहीं था। इस तरह आप देख सकते हो कि कमोबेश राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है तब से अब तक। तब मंत्रिमंडल में धर्म को ध्यान में रखा जाता था, भले ही किसी वजह से किया जाता हो, लेकिन अब धर्म का उतना महत्व नहीं है तो जातियों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे समीकरण भी बिठाए जाते हैं जिससे कि आने वाले चुनावों में मदद मिल सके। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है कॉन्टिन्यूटी में। एक चीज जो पहली कैबिनेट से लेकर आज तक नहीं बदली है वो है टेक्नोक्रेट्स को मंत्री बनाना।
टेक्नोक्रेट्स यानी कि वो लोग जो एक फील्ड के महारथी होते हैं, ये कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, लेकिन उन्हें अपनी फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम्पल के लिए नेहरू ने फाइनेंस मिनिस्ट्री दी थी सीडी देशमुख के हाथों में, जो कि भारत के पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे। इसी तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बेस्ट पाया था, क्योंकि उन्हें कानूनी मामलों की बेहद गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था, क्योंकि रियासतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके जैसा ही कोई जुझारू नेता जिसे देश के अंदरूनी मामलों की, रियासतों के राजाओं की गहरी समझ हो, ये सब वही कर सकते थे। ऐसे ही कांवरजी भाभा, जो कि बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें वाणिज्य मंत्रालय सौंपा गया था। अब अगर आप आज की सरकार को देखोगे तो मामला बिल्कुल वैसा ही है। जैसे इस मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को फिर से दिया गया है, क्योंकि एक तो उन्हें इसका बहुत तजुर्बा है, क्योंकि मंत्री बनने से पहले वो भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में फॉरेन रिलेशंस में काफ़ी सुधार भी आया है। ऐसे ही डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हैं इस बार। उन्होंने लंबे टाइम तक भारत सरकार के सेक्रेटरी की तरह काम किया है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दी गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर उन्होंने इस फील्ड में लंबा वक्त गुजारा है। इस तरह आप ये देख सकते हो कि दोनों ही सरकारों में कुछ बातें बदली हैं तो कुछ लगभग सेम हैं। धर्म ने जाति को रिप्लेस कर दिया है, जिसे आप एक छोटा सा चेंज मान सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम टेक्नोक्रेट्स को देखें तो उन्हें आज भी वैसी ही जगह दी जाती है, ताकि जो टेक्निकल और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस्ड एमपी संभाले। यानी कि देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन देश के मंत्रिमंडल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। नाम बदल जाते हैं और साल बदल जाते हैं, लेकिन सरकार उसी पैटर्न पर चल रही है जिस पैटर्न पर पहले चलती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, कैसा लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।